तो ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है पेपर 1 है विंटर एंड वेरिएंट है 1, विंटर 2020 वेरिएंट 1। ये पेपर 1 जो है हमारा 60 मिनट्स का पेपर होता है। इसके अंदर 40 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। एवरी पार्ट इज ऑफ 1 मार्क एंड आइडियली यू हैव 1 मिनट फॉर एवरी क्वेश्चन, ठीक है। और नॉर्मली आधे मिनट के भी क्वेश्चन हो रहे होते हैं, कुछ 1.5 मिनट के भी होते हैं, तो आप एवरेज टाइम अपना 1 मिनट लगाएं। लेट से अगर आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 और आप 10 सेकंड में कर लेते हैं तो आप 1 मिनट तक वेट नहीं करेंगे, आप आगे चलते जाएं। हो सकता है पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचते हैं, उसमें 2 मिनट लग सकते हैं, ठीक है। तो आपको आइडियली ये देखना है कि क्वेश्चन 6 एंड होते होते 6 मिनट्स गुजरे हैं। ये आपका ओवरऑल कैलकुलेशन है, ठीक है। पर क्वेश्चन वाइज कैलकुलेशन ना करो। पर क्वेश्चन में जल्दी भी आता है तो इट्स फाइन, लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हो और 10 मिनट गुजर चुके हैं तो फिर अलार्मिंग है, फिर आप फौरन निकलो आगे। अगर नहीं हिंट मिल रहा तो छोड़ो दोस्तों वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह से बाकी सॉलिड मार्क्स वेस्ट हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 10-10 सेकंड के होंगे, लेकिन वो आखिर में टाइम ही नहीं बचेगा तो तुम उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक तो ये पेपर की ट्रिक है, क्योंकि स्टूडेंट मार्क्स लूज करते हैं इस वजह से कि किसी एक क्वेश्चन पर टाइम लगा देते हैं, बाकियों को अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं होता, हालांकि वो बिल्कुल जस्ट फॉर्मूला होती है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। कुछ क्वेश्चन जो होंगे जो क्विक आंसर होंगे, कुछ में कैलकुलेशन भी होंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 को देखते हैं भाई। अब यहाँ क्वेश्चन 1 है, हैवी नेल इज फिक्स्ड टू अ वॉल। तो बहुत ज़्यादा देर पढ़ने में भी नहीं लगानी है, आपने सिर्फ स्किम करना है, 20 सेकंड में क्वेश्चन को रीड करना है और 40 सेकंड में आंसर करना है। हैवी नेल इज फिक्स्ड फर्मली टू अ वॉल, ठीक है। वही नेल है, यहाँ पे फिक्स कर दी है। इट इज पुल्ड बाय अ स्ट्रिंग एट 40 डिग्री टू द वर्टिकल। स्ट्रिंग से खींचा हुआ है इसको, ठीक है। 40 डिग्री टू द वर्टिकल, वर्टिकल से एंगल 40 डिग्री बना रहा है। द नेल डज नॉट मूव, यानी कि मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब टोटल फोर्सेस जो है वो इक्विलिब्रियम में आपस में कैंसिल आउट करेंगे। थ्री फोर्सेस एक्ट ऑन द नेल, इट्स वेट डब्ल्यू जो कि डाउनवर्ड होगा, द टेंशन इन द स्ट्रिंग जो कि इस तरफ होगी, दिख भी रही है आपको, ठीक है। एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल, ठीक है भाई। फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि टोटल फोर्स बैलेंस है, मूव नहीं करी नेट। अगर मूव नहीं करी तो ये दोनों फोर्सेस का जो सम होगा वो फोर्स होगी जो वॉल लगा रही होगी, तो इन दोनों के सम से वो कैंसिल आउट हो रही होगी, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स। तो हम देखते हैं भाई हमारे पास किस तरह की डायग्राम्स बनी हुई हैं। डायग्राम दिए हैं कि भाई आपने यहाँ पर टेंशन की फोर्स को प्लॉट किया हुआ है, वेट डाउनवर्ड है, ठीक है। ये दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट हो जाएंगे, हमें पता है हम फोर्सेस को मूव करा सकते हैं। लेट्स से अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, आप कहते हो भाई ये तो वेट तो यहाँ है, टेंशन तो यहाँ है, तो मैं इसको यहाँ कैसे ले आया? मैं तो यहाँ ले आया हूँ ना डब्ल्यू को। हमें पता है कि एनी वेक्टर कैन बी मूव पैरेलल टू इटसेल्फ, तो मुझे पैरेललोग्राम लॉ या वेक्टर एडिशन के लिए इसको मूव कराना पड़ा, लेकिन मैं कहाँ मूव कर गया? मैं इसके पैरेलल मूव कराया मैंने, और इसकी लेंथ को मैंने चेंज नहीं किया। इसको यहाँ ले गया, यहाँ से ऊपर ले गया, लेकिन लेंथ भी वही रही, और पैरेलल मूव कराया तो एंगल भी वही रहा। तो वेक्टर को हम किसी भी जगह पे आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करा सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट उसकी लेंथ चेंज ना हो और उसका एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस चेंज ना हो। तो हमने दोनों चीजें नहीं की, तो हम ले आ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें जाहिर है वेक्टर एडिशन के लिए हमारा रूल है कि एक के हेड से दूसरे की टेल स्टार्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर टेंशन की हेड है, यहाँ पर वेट का टेल है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? लास्ट वेक्टर का हेड, फर्स्ट वेक्टर की टेल, ये होगा रिजल्टेंट। ऐसे ही है, जो कि आपका आर होगा, ऐसे ही है ना। ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस हिसाब से आपका क्या बनता है आंसर? मेरे ख्याल से तो पार्ट ए ही बन रहा है इसके हिसाब से, तो देख लो तो पार्ट ए है क्या। बिल्कुल एग्जैक्टली पार्ट ए ही बन रहा है, ठीक है। टेंशन प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू आर, क्योंकि दोनों फोर्सेस बैलेंस है ना। कह रहे नेल इज नॉट मूविंग, इसका मतलब द रिजल्टेंट विल बी देयर सम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब आप चलते हैं, आ कार बिगिंस टू मूव। एक स्टार्ट की कार ने, ज़ाहिर है जीरो वेलोसिटी होगी, फिर मूव करना शुरू करिए, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ऐसे ही। इट स्पीड्स अप यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि एक्सीलरेशन भी इंक्रीज हो रहा होगा, या डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन चेंज हो रहा है। अंटिल इट रीचेस अ कांस्टेंट स्पीड, एक एंड पे जाके कांस्टेंट स्पीड का है, ठीक है। तो ये पूरी जर्नी है, इट कंटिन्यूज टू ट्रैवल एट दिस कांस्टेंट स्पीड फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, ठीक है। तो ओवरऑल जो है वो यहीं पे मूव कर रहा है। इस जर्नी, इसकी जर्नी कैसी चल रही है? कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है। आपको कह रहे हैं व्हाट हैपेंस टू द एक्सीलरेशन एंड व्हाट हैपेंस टू द वेलोसिटी ऑफ द कार ड्यूरिंग द जर्नी। जर्नी में वेलोसिटी एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है? हमने देखा वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। तो बेसिकली पार्ट ए ही आपका है, बोथ द एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटी चेंजेस। पार्ट ए आपका आंसर, देखो क्विक हो गया, 10 सेकंड में आपने आंसर दे दिया, आगे चलो, ठीक है ना।
अ कार मूव, जैसे हम अगर रिज्यूम करते हैं, हमने 11 बज के लेट से 18 मिनट में शुरू किया, सेम लिंक है। ये लोग क्या कोई पूछ रहा है क्या? जस्ट पॉज करते हैं 1 सेकंड के लिए यहाँ पे। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कार ऑफ मास 800 kg हैज अ फॉरवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 मीटर्स पर सेकंड। इधर कैलकुलेशन आ गई, ठीक है। तो इधर आपको डेटा बनाना होगा छोटा सा साइड में कहीं भी। आपने कहा कि भाई मास है कार का 800 kg, और क्या है, एक्सेलरेशन है आपका 2.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। A frictional force of 1200 न्यूटन opposes the motion of the car। फ्रिक्शन फोर्स भी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो सिर्फ ये तो हो गया F इक्वल्स टू एम ए, जो इसकी वजह से है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी बनती है, 2.800 इंटू 2.5, वैल्यू बताओ कितनी होती है, 16 और 2000 बन रहा होगा मेरे ख्याल से ना, 2000 न्यूटन बन रहा होगा। चेक करते जाओ साथ साथ। ये तो वो फोर्स है जो सिर्फ मास ऑफ द कार को ओवरकम करने के लिए इंजन लगा रहा होगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक और फोर्स लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो कि फ्रिक्शन है। कितनी है, 1200 न्यूटन की, ठीक है। माइनस क्यों करोगे, ऐड करोगे ना। वो पूछ क्या रहा है, वो रिजल्टेंट फोर्स नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स ड्यू टू इंजन ऑफ द कार। यानी इंजन को आप कितनी फोर्स लगानी होगी कि इस फ्रिक्शन को भी ओवरकम करे और मास ऑफ द कार को भी ओवरकम करे। तो ये दोनों फोर्सेस ऐड करोगे तो इंजन डबल फोर्स लगाएगा ना बेसिकली। तो इंजन के अंदर आप ये फोर्स ऐड भी कर दो, फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज इक्वल टू 1200 न्यूटन। तो आपकी जो टोटल इंजन की फोर्स है वो क्या बन गई, वो बन गई 3200 न्यूटन, राइट। एंड यू हैव इट इन पार्ट डी। ओके, ठीक है ना। अगर ये कहता ना व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, तो सही था। रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द मास ड्यू टू मास ऑफ द कार एंड ड्यू टू फ्रिक्शन, तो यू विल सब्ट्रैक्ट देम। यहाँ उसने कहा इंजन की फोर्स बताओ, इंजन को तो दोनों को कैरी करना है ना, फ्रिक्शन को ओवरकम भी करना है और जो मास ऑफ द कार है उसको ओवरकम करके गाड़ी को आगे बढ़ाना है, सही है। तो दोनों की फोर्सेस ऐड हो जाएंगी, राइट। तो 3200 न्यूटन। Then we have a parachutist falling at a steady speed opens her parachute। स्टेडी स्पीड पहले मूव कर रही थी वो नीचे की तरफ, फिर उसने अपना पैराशूट ओपन कर लिया। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। तो जनाब क्या हो रहा है, इन्होंने पैराशूट ओपन कर लिया, पहले स्टेडी स्पीड से जा रही होंगी वेट की वजह से। अब इसको पैराशूट ओपन किया तो पैराशूट खुल गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, एयर रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी ऊपर की तरफ, तो ऊपर की फोर्स अपवर्ड फोर्स बड़ी हो जाएगी, ऐसे ही है। तो which row is correct for the direction of resultant force and the direction of the acceleration of the parachutist just after her parachute opens। तो जैसे पैराशूट ओपन करोगे सबसे पहले क्या होगा, अपवर्ड फोर्स बढ़ जाएगी जो कि एयर रेजिस्टेंस है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड होगी, पहले वो अचानक से ऊपर जाएगा, फिर नॉर्मल होना शुरू होगा, है ना। जब पैराशूट खुलता है तो एक झटके से ऊपर जाता है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड होगी। तो आपके पास पार्ट जो है वो टी में अपवर्ड है, और आपके पास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी अपवर्ड होगा क्योंकि वो भी मूव कर रहा है अपवर्ड। तो डी होना चाहिए आपका आंसर। कुछ काम नहीं करो। अच्छा, ये देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सम गैस ट्रैप्ड इन अ सिलेंडर इज कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट टेंपरेचर बाय पिस्टन। अपने पास रखो, कंफर्मेशन करते रहना। सम गैस ट्रैप्ड इन अ सिलेंडर is compressed by at a constant temperature by a piston. Which property does not change? Mass. Simple. Very good, Ahmed. Mass. ठीक है, मास चेंज नहीं होगा आपके पास। आगे चलते हैं। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, ये है आपके पास, a block is hung on a spring balance, the marker inside the spring balance is pulled down by the block, ठीक है। what can be the position of the, can the position of marker be used to determine। अच्छा भाई, क्या डिटरमाइन कर रहा है ये, the mass of the block in kg, the mass of the block in newton, the moment caused by block in newton, the weight of the block in kg। सब गलत है तीनों, सिर्फ पार्ट ए सही है ना, मास ऑफ द ब्लॉक इन kg। बाकी सब तो यूनिट ही गलत दिए हुए हैं। ये न्यूटन मीटर भी हो सकता है, ये स्प्रिंग बैलेंस भी हो सकता है। तो हमें डाउट है, लेकिन जब हमें यहाँ पर मास के साथ सही यूनिट दिया हुआ, बाकी सबका गलत दिए हुए, तो हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पर मास ही मेजर कर रहे हैं। तो ये पार्ट ए हो गया आपका, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम कहते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लास्टिक बॉल इज रेस्ट।
इलेक्ट्रिक चार्ज प्लास्टिक बॉल इज एट रेस्ट। अब उसके अंदर क्या हो रहा है, विच टाइप ऑफ फील्ड्स आर कॉज्ड बाय द बॉल। रेस्ट पे है तो फिर मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगी क्योंकि करंट नहीं है। ठीक है, रेस्ट में है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, तो याद इलेक्ट्रिसिटी और ग्रेविटेशन दो होंगी बस। तो हमारे पास कौन कौन से हैं, पार्ट बी, इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशन ओनली, इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशन ओनली। ठीक है, तो यानी कि आपका आंसर होगा पार्ट बी। सही है, मैग्नेटिक क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि करंट नहीं है ना, जब करंट होता है तो मैग्नेटिज्म होता है। मैग्नेटिज्म की सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। अब जो चार्ज रेस्ट पे है वो तो सिर्फ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रख रहा है अपने अंदर, तो उसमें करंट है ही सही नहीं, तो सही। मैग्नेटिज्म नहीं होगा ना। ठीक है भाई, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर पार्ट बी। देन वी हैव व्हिच स्टेटमेंट अबाउट मास एंड वेट इज करेक्ट। मास और वेट के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट सही है। मास इज साइंटिफिक टर्म, नो। मास weight, mass is scientific term that means the same as weight, no. Mass of an object is on earth is 10 times, नहीं, weight is 10 times। एक बजे, एक बजे खत्म हो गया। The mass of an object on earth is 10 times its weight। ठीक है भाई, ये तो गलत हो गया, तो weight of an object is 10 times the weight mass होता है। weight is a scalar quantity, ये भी गलत हो गया। weight is a force of gravity pulling on mass, ये बिल्कुल सही है। तो पार्ट बी जो है ये आपका राइट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। which expression used to calculate the density mass and volume है, पार्ट बी हो गया। देखो 2-2 सेकंड का आंसर है ये, आपका वो टाइम बैलेंस करेंगे जो किसी लंबे क्वेश्चन में लग रहा होगा। A length of thread is attached to lamina at point P as shown in the diagram। ठीक है भाई, लेमिना की फोर्स लग रही है राइट साइड पे, लेमिना इज फ्री टू रोटेट अबाउट पिवट पॉइंट Q, तो पॉइंट Q आपका पिवट है, तो ये फोर्स यहाँ है, तो यानी कि फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवट तक का y है ना। तो आपको कह रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट Q F into y, पार्ट सी। सही है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस y। which list contain only quantity that can be changed by a force। फोर्स से आप चेंज कर सकते हो, मास नहीं कर सकते। तीनों में शेप, वेलोसिटी, वॉल्यूम, डी हो जाएगा। एक एक सेकंड का आंसर। एन एक्सटेंशन लोड कर्व इज प्लॉटेड फॉर स्प्रिंग, which point marks the limit of proportionality for the spring। limit of proportionality b से के बाद ये कर्व हो रहा है, आंसर आपका बी हो जाएगा। ये चेक भी करते रहो इजी। A mercury manometer is used to measure the pressure of gas। अच्छा, प्रेशर ऑफ गैस आपको निकालना है। द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज पी नॉट एंड द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज रॉ। सही है, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ गैस। हमें याद है जब हम प्रेशर ऑफ गैस निकालते थे तो हम कहते थे कि भाई आपके पास पी एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू रॉ जी एच ऑफ लिक्विड प्लस प्रेशर ऑफ गैस, ये होता था। तो प्रेशर ऑफ गैस जो है आपके पास वो हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट माइनस रॉ जी एच, जो कि आपका होना चाहिए पार्ट ए। इसका आंसर पार्ट ए है। ठीक है, क्लियर है ना। देयर इज अ करंट इन द रजिस्टर व्हिच एनर्जी टेक्स प्लेस। करंट इन द रजिस्टर है तो करंट आया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और रजिस्टर अंदर के मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट करेगा, तो मॉलिक्यूल एनर्जी है इंटरनल एनर्जी सॉर्ट ऑफ। तो इलेक्ट्रिकल टू इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। इंटरनल मॉलिक्यूल को ज़ाहिर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा इसकी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो पार्ट बी इज योर आंसर। कीप्स ऑन चेकिंग आफ्टर एवरी आंसर। इंटरनल कौन सी पोटेंशियल, मतलब इंटरनल क्या? इंटरनल में काइनेटिक पोटेंशियल का सम होता है ना। याद है थर्मल का सबसे पहला टॉपिक हमने जो पहली डेफिनेशन पढ़ी जिसमें इंटरनल एनर्जी पढ़ी, इट इज द सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल इन द एटम। सही है सर, सही। A ball is dropped from a height as shown here, ignoring effects of air resistance। which statement about the total energy of the ball is correct। एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया है तो इट इज सेम एट ऑल पॉइंट, फिर तो कोई बात ही नहीं बनती ना। अगर एयर रेजिस्टेंस इग्नोर्ड है तो दिस विल बी सेम एट ऑल पॉइंट, टोटल एनर्जी। दिस पॉइंट पे भी मुझे करोगे क्योंकि कंजर्व होती है ना एनर्जी, इट इज कंजर्व नाइदर विकेटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो पार्ट ए इज योर आंसर। Which source of electric energy is not renewable? It is nuclear basically, क्योंकि न्यूक्लियर में जो मटेरियल है वो ज़ाहिर है रिन्यूएबल नहीं है ना, खत्म होता जाएगा ना वक्त के साथ। तो आप ज़ाहिर है अर्थ से निकालोगे तो वो खत्म हो गए, फॉसिल फ्यूल्स है ना बेसिकली। The table shows some data from a high jump competition। अच्छा, इसमें कैलकुलेशन which at least jumps the highest।
तो हाई जंप कंपटीशन है, इसके अंदर आप कह रहे हैं किस एथलीट ने सबसे ज्यादा जंप किया, तो इसमें बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाइट निकालने का क्या मतलब, हाइट निकालने का कौन सा फॉर्मूला, किस तरह निकालेंगे। हम्म, किसको डिवाइड करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी है, क्यों, कैसे, किसने बताया, कहाँ लिखा हुआ। हाँ तुमने डिराइव किया ना, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। बेसिकली अगर हम देखें, सुफियान जो कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होती है mgh, इसमें mg होता है वेट। अब तुम लोग मेरी फ्रीक्वेंसी पे सोचना शुरू कर रहे हो, अब जब पेपर एंड हो गए हैं, तो h इक्वल टू ई पी अपॉन डब्ल्यू, राइट, यही कहना चाह रहा हूँ। अब आप देखोगे कि हाइट किसकी ज्यादा है, तो इसके लिए आपको ईपी को डब्ल्यू से डिवाइड करते रहना पड़ेगा। ईपी आपकी 600 है, 600 को, ओ सॉरी, ईपी आपकी 1320 है, पहले में इसको 600 से डिवाइड करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है, फिर इसको डिवाइड करो, फिर इसको डिवाइड करो, फिर इसको डिवाइड, पहले वाले का क्या आ रहा है, 2.2, 1320 अपॉन 600 इज 2.2। ओके, दूसरा बताओ, 2.2 है ये भी, और फोर्थ वाला, हाँ ये 2 है, सबसे हाईएस्ट यहाँ पे हुआ, तो मतलब आप पार्ट बी को अपना आंसर बताओगे, ठीक है, क्लियर है। पार्ट बी में सबसे ज्यादा हाइट पे जंप किया है, तो यहाँ थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन लगे, लेकिन यहाँ भी 1 मिनट से ऊपर नहीं लग रहा हो, है ना, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो 1 मिनट लग रहा है। फिर आते हैं, वर्कमैन रोल्स अ बैरल ऑफ वेट 2000 न्यूटन अप अ प्लैंक ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ऑन टू अ लॉरी, द बैक ऑफ द लॉरी इज 0.8 मीटर अबव द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है ना, हाइट में 8.8 मीटर। What is the work done on the barrel against the gravity? Against the gravity MGH होता है, potential, gravitation potential energy, ठीक है। अगेंस्ट द ग्रेविटी अगर आपने वर्क किया है तो आपने जो है वो बेसिकली ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई की है। वो क्या होगी, इसका आंसर है भाई W इक्वल टू ई पी इक्वल टू एम जी एच। एम जी एच में एम जी क्या है, वेट है, तो वेट एच हो गया, वेट कितना है, 2000 है, 2000 इंटू 0.8 हो गया, आंसर बताइए 0.8 से मल्टीप्लाई करके, 2000 इंटू 0.8 क्या होता है भाई, 1600 होता है ना, 1600 जूल जो है वो आपका आंसर होगा, जो कि आपका पार्ट बी है, सही है, ओके, गॉट इट। लिख रहे हो ना साथ साथ, कुछ भी नहीं लिख रहे, क्यों भाई, लिखोगे नहीं तो सॉल्व कैसे करोगे आगे जाके, तो लिखना शुरू करो साथ साथ, यार 18 सवाल होगा जब लिखे नहीं कुछ, ये गलत बात, साथ साथ लिखते रहो, पिछला वाला जो है ना वीडियो से देख के लिख लेना, और यहाँ आगे का सारा लिखना शुरू करो। डेटा फॉर दीज 3 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स आर शोन हियर, ऑयल का है, न्यूक्लियर का, हाइड्रो का, which is the least efficient generator in which is the most efficient, okay, least और most efficient को कंपेयर करेंगे आप। ऑयल के अंदर आप देख रहे हैं इनपुट एनर्जी क्या है, वेस्टेड एनर्जी क्या है, ठीक है, तो इनकी आप एफिशिएंसी निकालने के लिए आप डिवाइड करोगे इनको वेस्टेड से पे, टोटल पे, ठीक है। अगर 300 वेस्टेड है तो यूजफुल कितनी हुई, 200 हुई ना, तो 200 डिवाइड बाई 500 की एफिशिएंसी आ जाएगी पहले की। यूजफुल इसमें क्या है, 200 माइनस 160, 40 यूजफुल है, 40 अपॉन 200 करो। तीसरे में क्या है, यूजफुल क्या हो गई, 9, सिर्फ 1 वेस्ट हुई है, तो ये 9/10 करो। वैसे ऑब्वियसली दिख रहा है कि सबसे आखिर में जो है ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक की सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी लग रही है, 9/10 तो बहुत हाई एफिशिएंट होता है ना, 200/500 है, 40/200, तो सबसे लोएस्ट एफिशिएंट मेरे ख्याल से ऑयल ही होगा यहाँ पे।
नहीं, बेसिकली कह रहा है कि विच इज द लीस्ट एफिशिएंट जनरेटर एंड विच इज द मोस्ट। तो लीस्ट में तो आपके पास ऑयल होगा और मोस्ट में आपके पास हाइड्रो होगा, तो आंसर डी होना चाहिए। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो। एक मिनट, नहीं कैलकुलेशन आएगी तो पता चलेगा। हाइड्रो हाइड्रो की ज्यादा नहीं है, इसकी ज्यादा है। ठीक है, इसकी ज्यादा है। वैल्यूज बताओ, 200 अपॉन 500 कितना है? 0.4 यानी कि 40%। और इसका क्या है? 40 अपॉन 200, 0.2। 0.2, हाँ। और उसका 0.4 था। हाँ, और इसका बताओ। सबसे हाईएस्ट एफिशिएंट तो ये हो गया, हाइड्रो हो गया तुम्हारा। और लोएस्ट एफिशिएंट तुम्हारा न्यूक्लियर हो गया, 0.2। हालांकि ये डेटा गलत है, न्यूक्लियर की सबसे हाई एफिशिएंसी होती है उसे। चलो खैर, अब सवाल दिया हुआ तो दिया हुआ है। तो आपको फिर इस हिसाब से जो है ना, ये वाला लेना है, सी वाला। ठीक है। लीस्ट एफिशिएंट जो है वो न्यूक्लियर है, हाई मोस्ट एफिशिएंट जो है वो हाइड्रो है। ठीक है, क्योंकि ये बीच में आ रहा है ना, इसको इग्नोर कर दो। लिखो भाई, सबको लिखो। लिख लिया, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है। An instruction in a physics book states divide the length between two marks on the glass tube into 100 equal parts. What is described here? How to calculate the weight using the extension of spring? How to calibrate a thermometer? How to determine pressure? How to measure volume? थर्मामीटर होगा ना। आपको कह रहे हैं 2 मार्क्स से मुझे 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, तो ये थर्मामीटर में करते हैं। सही है, तो आपका पार्ट बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है ना। हाउ टू कैलिब्रेट अ थर्मामीटर में आप 100 से डिवाइड कर देते हैं कि टोटल लेंथ आप 100 ले रहे हो। व्हाट इज द यूनिट फॉर हीट कैपेसिटी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं है, हीट कैपेसिटी। ये हो जाएगा जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर स्पेसिफिक होता तो जूल पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये आपका आंसर सी होगी। अब ब्लॉक ऑफ एल्यूमिनियम इज हीटेड, व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी एंड टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों ही बढ़ेंगी, जाहिर है, क्योंकि हीट क्या है ना। तो आपका पार्ट ए आंसर हो जाएगा। एक एक सेकंड की चीज है। Which statement about the melting of ice and boiling of water is correct? Melting of ice and boiling of water is correct. Both processes are accompanied by decreasing volume. No. Both processes involve heat, energy transfer and temperature change. No, that is wrong. Change of state for temperature change. Both processes involve the absorption of latent heat. Yes, I guess. Part C. A substance that has a melting point of minus 17 degrees centigrade and a boiling point of 117 degrees centigrade. In which state does the substance exist at minus 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड? ये दोनों स्टेट्स कहाँ हैं? माइनस 17 पे ये हो रहा है मेल्ट, तो लिक्विड हो जाएगा, तो माइनस 10 पे भी लिक्विड है। और 117 पे स्टीम बन रहा है, यानी कि इससे पहले 110 पे भी लिक्विड है, तो इन दोनों को नहीं, लिक्विड ही रहेगा, यानी कि लिक्विड लिक्विड आपका आंसर होगा। पार्ट सी। ठीक है, सही है ना। A smoke particle Z is seen to move randomly when suspended in air as is stated here. Which statement explain why Z moves randomly? जरा इसका बताओ, आंसर क्या होना चाहिए? आप बताओ सुफियान। अच्छा, अहमद। सी, ठीक है। ये सी में हमें कह रहे हैं कि एयर मॉलिक्यूल्स हिट जेड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। तो डिफरेंट डायरेक्शन, इसका मतलब ही रैंडमाइजेशन है ना। अगर एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन होती तो रैंडम नहीं होता ना, यूनिफॉर्म होता। An electromagnetic wave has a speed of 3 into 10 to the power 8 meters per second and a wavelength of 10 centimeters. So what is the frequency of the wave? तो आप पहले तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें और फिर इससे डिवाइड करते हैं। v इक्वल टू लैम्डा आपका फॉर्मूला होता है, तो आप जो है वो उसको डिवाइड करें और चेक कर लें।
V is equal to F lambda. F is equal to V, that is 3 into 10 to the power 8 divided by 10 centimeter is your 0.1 meter. ठीक है, डिवाइड करो, क्या आंसर बन रहा है? डोंट गेस, कैलकुलेट. इसमें तो मैं कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है. देखो देखो वो फिर कुछ और चीज होगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये इतनी छोटी सी चीजों पे तो कैलकुलेटर भी यूज करने की जरूरत नहीं है. 10 सेंटीमीटर है ना, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि 10 का मतलब होता है 10 की पावर -2. ठीक है, ये 10 का -2 ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा? +2 हो जाएगा, है ना. 10 की पावर +2 हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर 10 हो जाएगा, और ये नीचे 10 रह जाएगा, यानी कि 10 की पावर +1 है. ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि 3 × 10 की पावर 9 हो जाएगा. तो ये आपका आंसर हो गया डी. सही है. क्यों? वो अभी एंड में दिखा दूंगा. ठीक है भाई, इस तरह से आप इसको बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. मैथ पेपर 1 आपने किया, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, सिंपल. ठीक है, तो सेंटी का आपको पता है, डेसी का 10 की पावर -1 होता है, सेंटी का 10 की पावर -2 होता है, मिली का 10 की पावर -3 होता है, माइक्रो का 10 की पावर -6 होता है, नैनो का 10 की पावर -9 होता है, पिको का 10 की पावर -12 होता है. ये तो याद होगा ना, पहले चैप्टर से हम पढ़ रहे हैं. तो जब आप सिंपली 10 सेंटीमीटर आपने ये लगा दी, तो आप इसको 10 सेंटीमीटर नीचे डायरेक्टली कैसे, 10 की पावर 1 है, 10 की पावर -2 है, -1 हो जाता, -1 ऊपर चला जाता, +1 हो जाता, 8 + 1 9 है. क्लियर है? Three objects P, Q and R are placed in front of a plane mirror. प्लेन मिरर के आगे रखा हुआ है P, Q और R. सही है. P से जो है वो रेज जा रही होंगी, यहाँ पर टकरा के वापस आई में आएंगी. Q से जा रही होंगी, टकरा के आई में आएंगी. R से जो है वो रेज इस पे जाएंगी, तो फिर रिफ्लेक्ट जो है वो बाहर ही करेंगे, आई पे नहीं करेंगे. तो student I is position at shown which of the images P, Q and R can the student see in the mirror. नहीं देख सकता, इसका मतलब R में क्रॉस कहाँ है, ये अभी. Part B will be answer to 427. सही है. सर आपको पता है चला कि आर की बाहर जाएंगी. क्या बोल रहा हूँ? सर आर की बाहर जाएंगी रेज, आपको पता कैसे चला है? यार क्योंकि R जो है ना वो H पे है ना, मिरर के, मिरर से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा ना, आई पे. आई है एंगल पे, तो जो एंगल पे जाएगा वो एंगल पे आएगा. ठीक है, मिरर के अंदर R को अगर आप ड्रॉ ठीक. करते हो, तो R का रिफ्लेक्शन इसके आई पे आएगा नहीं ना, इसकी वैल्यू से बाहर, इसकी रेंज से बाहर चला जाएगा. अगर आई बिल्कुल रोटेट होकर परपेंडिकुलर होती तो बिल्कुल ही कोई भी नहीं दिखती इसको. ये क्योंकि एंगल पे है तो ये 3 दिख रही, ये 2 दिख रही है. ठीक है. ठीक है सर. ठीक है. A ray of light R is incident on a water to air surface with an angle of incidence theta. ठीक है, the angle theta is less than critical angle C. Which statement describes the subsequent path of R? क्योंकि एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगी, रिफ्रैक्शन होगी. ठीक है, तो आप कहते हैं ट्रेवल्स बैक इनटू द वाटर, नहीं गलत. इट ट्रेवल्स बैक इनटू द वाटर, गलत. इट ट्रेवल्स इनटू एयर, इन दोनों से कोई होगा. विद एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर देन थीटा, बिल्कुल, क्योंकि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है तो ग्रेटर देन थीटा हो जाएगा. ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 28 का सी. ठीक है, फिर
A parallel beam of light is incident on a thin converging lens. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, थिन कन्वर्जिंग लेंस से यहाँ पर एक फोकस दिया हुआ है, आपको कह रहे हैं वन एफ इज वन फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस विच डायग्राम शोज द लाइट आफ्टर इट पास थ्रू द लेंस। ये वाली रे तो स्ट्रेट चली जाएगी अनबेंडेड, ठीक है, ये वाली रे जो है बेंड होगी और इससे मिल जाएगी। तो आप देखो यहाँ पर क्या मिल रही है, ये गई स्ट्रेट, ये तो गलत है, पैरेलल लाइट है, पैरेलल थोड़ी होती है, बेंड होती है, ये वाली तो स्ट्रेट जाएगी लेकिन ये वाली बेंड हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर है, ये जो है वो नहीं, ये यहाँ मीट कर जाएगी। हाँ, एफ पे मीट होती है ना, ये सिर्फ सिंगल एफ से निकल रही है, मीट कहीं और हो रही है, मीट तो हमेशा एफ पे होनी चाहिए ना। ये मीट ये वाली हो रही है खाली एफ पे, ये भी मीट हो रही है एफ पे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बीच वाली जो रे है जो ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है वो बेंड हो रही है, वो बेंड नहीं होती ना। तो सबसे सही ये वाली है, जो ऑप्टिकल सेंटर से जो निकल रही है वो बेंड भी नहीं हो रही, और ये वाली बेंड होके एफ के पैरेलल मीट कर रही है। जरूरी नहीं एफ के ऊपर ही करे ना, इसी की लाइन पे कहीं पे भी मीट कर सकती है, एफ पे जाती है, एफ पे मीट करती है, एफ पे फोकस में जाके वो एंगल बनाती, उसको क्या कहते हैं, इमेज बनाती है ना। अगर एफ से गुजर रही है तो इमेज बाहर बनाएगी फिर तो ये एफ पे मीट करना चाहिए ना, फोकस जहां पर इमेज बनता है वहां फोकस होता है, ठीक है। तो पार्ट सी इज योर आंसर 29 के लिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, विच डिस्क्रिप्शन ऑफ अ साउंड वेव इज करेक्ट, इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, गलत, लॉन्गिट्यूडनल सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। इट इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नो, इट इज ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल पैरेलल टू द डायरेक्शन ट्रैवल ऑफ द वेव एनर्जी, सी पैरेलल मूव कर रहे हैं, ठीक है। वेयर डज द साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट, सॉलिड्स, सही है। A bar magnet is placed in a hollow cylinder. The diagram shows the magnetic field pattern produced. North से निकल रही है, सिलेंडर से घूम के साउथ में जा रही है। What is the cause of the field inside the cylinder wall? क्या cause है? सिलेंडर वॉल में क्यों जा रही है field? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेशन तो है नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी नहीं है क्योंकि चेंजेस नहीं हो रहे, मैग्नेटिक फील्ड सेम रह रही है, चेंज नहीं हो रही, तो इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी नहीं होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी नहीं होगी क्योंकि स्टैटिक चार्जेस नहीं है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगी ना, क्योंकि मैग्नेट से इंड्यूस हो रही है, इंड्यूस हो रही है मैग्नेटिक फील्ड वॉल के अंदर, वॉल मैग्नेट नहीं है। किसी भी चीज के करीब किसी दूसरी चीज को लाते हैं तो इंडक्शन होती है ना, चार्ज अनचार्ज ऑब्जेक्ट के करीब चार्ज ऑब्जेक्ट लाते हैं तो इंडक्शन होती है। इसी तरह मैग्नेटाइज मटेरियल के करीब अनमैग्नेटाइज नॉन मैग्नेटाइज मटेरियल लाओगे तो वो इंडक्शन से मैग्नेटाइज हो जाएगा। वॉल नॉन मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, मैग्नेट इटसेल्फ इज मैग्नेटाइज, तो मैग्नेट से जब रेज निकली तो वो वॉल पे गई तो वॉल मैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस मैग्नेटिज्म आ गया, ठीक है। A polythene rod is brought near to the stream of water from a metal tap which is earth, ठीक है। Tap water is an electrical conductor. The water moves towards the rod as shown here. तो क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द रॉड एंड वाटर इज करेक्ट, रॉड इज चार्ज, वाटर इज चार्ज, बिल्कुल दोनों चार्ज होंगे तभी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करेंगे, ठीक है ना, खत्म बात। A small negative charge is placed at a point where an electric field is vertically upward. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक नेगेटिव चार्ज है उस पर वर्टिकली अपवर्ड है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज रखा हुआ है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वर्टिकली अपवर्ड है, ठीक है। देयर इज अ फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू द फील्ड, इन विच डायरेक्शन डज इट एक्ट, एक फोर्स लग रही है उस चार्ज के ऊपर, तो किस डायरेक्शन में लग रही होगी, सोचें। वर्टिकली डाउनवर्ड, क्यों, क्या मतलब, बेसिकली आप ये कह रहे हो कि जो भी चार्ज है उस पर हम वर्क करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेंस्ट मूव कराते हैं उसको ना, एग्जैक्टली क्योंकि आपकी फील्ड जो है अपवर्ड है, तो ये चार्ज नेगेटिव चार्ज जो है वो ये डाउनवर्ड होगी इसकी, ठीक है, क्योंकि अगेंस्ट द फील्ड होती है ना आपकी जो भी मूवमेंट होती है। In the circuit shown, the resistance of resistor Y is 4 times greater than the resistance of resistor X.
ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला काम है। आपने कहा कि भाई रेजिस्टेंस एक्स के रेजिस्टेंस को मैं ले लेता हूँ एक्स के रेजिस्टेंस को, लेट से मैं ले लेता हूँ आर एक्स को, ले लेता हूँ मैं 4 RX। ठीक है, 4 टाइम्स है ना, तो इसको एक्स, इसको 4 RX, इसको 4 RX ले लेते हैं। आपको कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वी वाई एंड वी एक्स। तो वी वाई वोल्टेज निकालना पड़ेगा, वी एक्स वोल्टेज भी निकालना पड़ेगा, फिर माइनस कर लेंगे इनको। तो अब आप देखते हैं कि भाई वोल्टेज डिवाइडर लगाते हैं, देखते हैं भाई वोल्टेज डिवाइडर नहीं, सॉरी, अब आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। तो आर टी जो है आपकी क्या हो जाएगी, आर एक्स प्लस 4 RX, यानी कि आपकी टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की हो जाएगी 5 RX। ठीक है, आर टी आपकी क्या हो गई, 5 RX हो गई। फिर आपने कहा भाई सर्किट एक, ये दोनों मिलके एक हो गए ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना दिया। अब आप कह रहे हो करंट क्या है, वी अपॉन आर है। तो आपने कहा भाई वी तो मेरा 10 वोल्ट है और आर जो है मेरा 5 RX है, तो 5/2। ठीक है, तो आई हो गया मेरा 2/RX, ये मेरा करंट हो गया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास वोल्टेज निकालना है, मुझे इंडिविजुअली पीडीज निकालना है। तो मैं वी एक्स निकाल लेता हूँ, वी वाई निकाल लेता हूँ। वी वाई मेरा हो जाएगा वी इक्वल टू आई आर। तो आई आर में आपके पास आई हो जाएगा 2/RX और आर हो जाएगा 4 RX, है ना। तो ये कट गया, ये कट गया, ये 8 आंसर हो गया आपके पास वी वाई का। फिर वी एक्स का ले लेते हैं, वी एक्स का हो जाएगा 2/RX इंटू आर एक्स, इससे से कट जाएंगे। तो ये वी एक्स हो गया आपका 2, डिफरेंस क्या आ गया आपका, वी वाई माइनस वी एक्स, 6 वोल्ट, आपका सी आंसर हो गया। लिखिए, सही है। वी वाई निकाल लिया, वी एक्स निकाल लिया, 8 माइनस 2 इज 6। अंडरस्टैंड कर लो, फिर कॉपी कर लो। लिख लो, लिख लिया मोहित। हाँ भाई, हो गया। तो समझ नहीं आ रहा तो बताओ। ये आर टी निकाला, आर एक्स प्लस 4 RX 5 RX हो गया। आई निकाला वी अपॉन आर 10/5 RX 2/RX हो गया आई। ठीक है, क्योंकि सीरीज सर्किट है, करंट दोनों में सेम जाएगा। फिर इंडिविजुअली पीडीज निकाल ली, वी वाई निकाल लिया आई आर में, आई 2/RX था, आर जो है वाई का 4 RX था। RX कट जाएगा, 8 आ गया, 8 वोल्ट। वी एक्स में आपने 2/RX आई है, और आर एक्स उसका अपना ही रेजिस्टेंस, आर एक्स कटा, 2 वोल्ट आपके वी एक्स आ गई। वी वाई माइनस वी एक्स आ गया 8 - 2 6 वोल्ट। ठीक है, कह रहे हैं अहमद, समझता तो नहीं। नहीं सर। मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। थर्टी सिक्स में टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल हैव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। ठीक है भाई, दो आपके आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, 4 ओम के रेजिस्टेंस। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस व्हेन द सेम टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट करना, तो पहले इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। यानी कि 1/RT इज इक्वल टू R1 इंटू R2, आइडेंटिकल है तो इनके स्क्वायर हो जाएंगे ना। टू आइडेंटिकल कनेक्टेड है तो इसमें मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मुझे आर स्क्वायर कर देता हूँ और नीचे 2R कर देता हूँ। ठीक है, और इसको उल्टा करूंगा तो ये आर टी क्या हो जाएगा, 2R/R²। ये आर स्क्वायर क्यों, क्या पता है ना, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 होता है, तो दोनों अगर आइडेंटिकल है तो आर स्क्वायर कर दिया, नीचे 2R कर दिया। ठीक है, प्लस
आर टी आपके पास कितनी आ रही है, 4 आ रही है, तो ये कटा ये इससे, और ये हो गया आपके पास 4 इक्वल टू 2/r। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आपके पास भाई बन जाता है ये 4 इक्वल टू 2/r, आर यहाँ आ जाएगा तो हाफ आ जाएगा ना आंसर। आर इज इक्वल टू हाफ ओम, ठीक है। तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1 ओम, ठीक है। तो 36 का आंसर ए होना चाहिए आपका। एक बार फिर से चेक करना मेरे को डाउट हो रहा है। Two identical resistors connected in parallel have a total resistance of 4 ohm, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1/RT करता हूँ तो ये हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, सही है ना। 1/R1 प्लस 1/R1 भी नहीं, R ही कर दो ना, इनका एलसीएम लिया मैंने, R स्क्वायर ये 1/RT है, ये रेसिप्रोकल है, ओके। RT इज इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन 2R, ठीक है। RT इज इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन 2R ना, एलसीएम लिया ना, 1/R प्लस 1/R, एलसीएम में R स्क्वायर हो गया, ऊपर R1 प्लस R2 हो गया, तो 2R कर देंगे और इसको R स्क्वायर कर देंगे, 1/RT का ही आंसर है। RT हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन 2R, ठीक है। इससे ये कटा, ये हो गया हाफ, RT इक्वल टू 1/2, तो 1/2R, ठीक है। RT क्या 4 है, 4/2R हो गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि R इज इक्वल टू 8 ओम। तो आप सीरीज में करोगे तो RT इज इक्वल टू 8 प्लस 8 16 ओम, ठीक है भाई। तो ये आपका आंसर है बेसिकली, सही है। सर सीरीज में कनेक्टेड होता हम रेसिप्रोकल तो नहीं करते ना। ये सीरीज में जस्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है, कॉपी कर लिया इसको। जी सर। हाँ।